हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज मैं आपके लिए एक नई कॉमिक बुक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसका मैंने आपसे कहा था। यानी कि हम बात करेंगे आज सेंचुरी के बारे में कि सेंचुरी कौन है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने 3 पिछले एपिसोड्स बनाए थे, वो न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ का स्टार्ट था। और ये सीरीज़ जो है एवेंजर डिसअसेंबल के इवेंट के बाद हुई है और हाउस ऑफ एम के इवेंट से पहले हुई है। तो मतलब अभी जो मैं आपके साथ कॉमिक शेयर करूँगा ये भी हाउस ऑफ एम के इवेंट से पहले हुई है। तो मैं आप लोग के साथ एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाइमलाइन सेट कर रहा हूँ पूरे मार्वल यूनिवर्स की कॉमिक्स की। तो इससे आपको ये होगा कि आपको एक एक बात पता होगी कि ये इवेंट इस तरह क्यों हुआ और इसके अंदर छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं वो आपको सब पता चल जाएंगी कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बड़ा इवेंट देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन इसलिए मैं आपके साथ वो छोटे छोटे कॉमिक बुक इवेंट भी शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने वो सारे कॉमिक्स पढ़े हुए हैं और मुझे पता है कि उन कॉमिक्स को पढ़ने के बाद अगर आप मेन इवेंट पढ़ेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे सिर्फ इसीलिए आएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें कॉमिक्स से रिलेटेड। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मेरे चैनल पर आए मेन सीरीज़ देखें, मेरे चैनल के व्यूज़ वगैरह बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हार्डकोर कॉमिक बुक फैंस बन जाएं। जैसा कि जब भी कोई आप मूवी देख रहे हो मार्वल की या डीसी की या किसी की भी, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए कि ये सीन मैंने पहले इस कॉमिक्स में देखा था। इस तरह खाली मूवीज़ देख के फ़ैन बन जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, असल चीज़ होती है कॉमिक्स। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को अच्छी तरह से फॉलो करें और एक एक एपिसोड देखें। इससे ये होगा कि आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी मार्वल यूनिवर्स के अंदर क्या हो रहा है। सो गाइस, अब बातें तो बहुत हो गई हैं, अब अपनी नई सीरीज़ शुरू करते हैं। ये सीरीज़ जो है न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 1 के इशू 1 से लेकर 8 तक है। यानी इस सीरीज़ के अंदर भी मैं अपने 2 इशू एक दिन में कवर करूँगा और इस स्टोरी के टोटल 4 इशूज़ हैं और इस स्टोरी आर्क का नाम है हु इज़ द सेंट्री और ये 4 इशूज़ के अंदर है। तो इसलिए इसको भी मैं 2-2 एपिसोड्स करके कवर करूँगा और इसके 2 एपिसोड्स होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। इस कॉमिक्स का स्टार्ट होता है आयरन मैन के साथ। आयरन मैन अपने आर्मर के अंदर कहीं उड़ता हुआ जा रहा है और वो जेसिका ड्रू यानी कि स्पाइडर वुमन से बात कर रहा है और उससे वो वहाँ के हालात पूछ रहा है कि वहाँ सब कैसा है। तो वो बता रही कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और हम लोग अपने प्लान के हिसाब से यहाँ पे सब पहुँच चुके हैं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम हमें आके कोई नया मिशन दोगे। तो आयरन मैन पूछ, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ क्या शील्ड तुम्हारे ये न्यू आइडेंटिटी से जो कि तुमने एवेंजर्स के साथ शेयर करी है उससे खुश है। तो वो कहती है कि मुझे कैसे पता होगा वो लोग खुश है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे शील्ड में कोई मुझे अपने दिल की बात तो बताता नहीं है। तो आयरन मैन बोल रहा है हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही करी है। और वो पूछती है क्या ये लाइन सिक्योर है। तो टोनी स्टार्क बोलता है हाँ, ये लाइन बिल्कुल सिक्योर है और तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि स्पाइडर मैन ने तुम्हें हाई कहा है। और आयरन मैन उसको बताता है कि अब मैं कुछ देर के लिए जो हूँ इस लाइन से ऑफ रहूँगा, यानी कि मैं ऑफलाइन रहूँगा तकरीबन 1 घंटे तक। तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। तो जेसिका बोलती है चलो ठीक है, वैसे भी लूक केज यहाँ पे आ चुका है और लोगन अब तक सोफे पे पड़ा हुआ सो रहा है। तो आयरन मैन बोलता है चलो ठीक है, अब मुझे जाना होगा। फिर आयरन मैन जो अपने आर्मर से बात करता है और बोलता है कि इस इन्वायरमेंट को स्कैन करो। उसका आर्मर जो है इस जगह को अच्छी तरीके से स्कैन करता है और बोलता है कि यहाँ पे 4 आदमियों की रीडिंग और एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन की रीडिंग आ रही है आपके बिल्कुल 100 फीट सामने। तो आयरन मैन बोलता है इसका मतलब सब यहाँ पे मुझसे पहले ही पहुँच चुके हैं। उसके बाद जब आयरन मैन अंदर कमरे में घुसता है तो वहाँ हम एक अलग किस्म के लोग देखते हैं और एक अलग किस्म की टीम देखते हैं, जिसमें हम सामने देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को जो कि अपने एस्ट्रल प्लेन के जरिए यहाँ पे आए होते हैं। फिर हम रीड रिचर्ड्स को देखते हैं जो कि फैंटास्टिक 4 के हेड हैं और एक बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट हैं। और उसके बाद हम देखते हैं चार्ल्स एक्जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स को जो कि एक्स मैन के लीडर हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं ब्लैक बोल्ट जो कि इनह्यूमन्स का लीडर है। और उसके साथ ही हम आखिर में देखते हैं नेमोर को जो कि एटलांटिस का राजा है और पानी के अंदर ही रहता है ज़्यादातर वक्त। और हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे आके उनका वेलकम करता है। लेकिन हम देखते हैं आयरन मैन या कोई और से कुछ पूछे, नेमोर फ़ौरन गुस्से में पूछता है कि तुम इन सब के बारे में हमें कब बताने वाले थे। तो आयरन मैन बोलता है कि नेमोर तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। तो नेमोर बोलता है कब बताओगे हमें, तुम ये बताओ बस। तो आयरन मैन पूछता है कि तुम हमें किस बारे में बताने के लिए पूछ रहे हो। तो रीड रिचर्ड उसको आज का अखबार दिखाते हैं और उसमें न्यू एवेंजर्स की खबरें फैली हुई होती हैं। तो आयरन मैन अपना हेलमेट उतारता है और बोलता है हाँ यार, मैं तुम लोग को बताना भूल गया, लेकिन मैंने अपनी एवेंजर्स की टीम दोबारा से बना ली है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है चलो ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। और रीड पूछता है क्या तुम इनको अफोर्ड कर पाओगे। आयरन बोलता है नहीं, अब हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग बस अपना काम करेंगे, हम लोग ज़्यादा शोबाजी नहीं करेंगे पहले की तरह। प्रोफेसर एक्स बोलते कि हाँ, मैंने लोगन से भी बात करी थी, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नेमोर अभी भी गुस्से में यही पूछ रहा होता है कि तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम हमें इस बारे में बताने वाले कब थे। तो आयरन बोलता है ये सब कल ही हुआ है। तो नेमोर बोलता है कि हम लोगों के बीच में सौदा हुआ था कुछ, कि हम लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से बांटेंगे। तो आयरन मैन बोलता है क्या यहाँ पे किसी को येस्टरडे बोलना आता है, एटलांटियन में कैसे बोलते हैं। तो रीड रिचर्ड उसको एटलांटियन में येस्टरडे बोल के दिखाते हैं। ये देख के एकदम सब रीड रिचर्ड की शक्ल देखना शुरू हो जाते हैं। और नेमोर उससे वो भी पूछता है कि तुम हमें ये कब बताने वाले थे कि जो अभी अभी कुछ इतने खतरनाक क्रिमिनल जेल तोड़ के भागे हैं, और आखिरकार ये हैं कितने। तो रीड बोलता है 46, आयरन मैन बोलता है 44, लेकिन रीड फिर से बोलता है कि 46। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं उनमें से एक जिसका नाम क्रूसेडर था वो मेरे घर के बाहर आया था और मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं सॉर्सरर सुप्रीम हूँ। तो मैंने अपने कुछ स्पेल्स पढ़े और उसको यहाँ से बैनिश कर दिया। वो काफ़ी सर दर्द था लेकिन मैं उससे निमट लिया।
तो आयरन मैन बोलता है देखा मैंने क्या बोला था, अब 45 रह गए हैं सिर्फ। नेमोर लेकिन हमेशा गुस्से में रहता है और अभी भी यही बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, यहाँ पे बुरे आदमी यहाँ से हमारे हाथ से भागे हुए हैं और तुम अभी भी मजाक के मूड में हो। और आयरन मैन बताता है कि ये मेरी बात ज़रा तुम गौर से सुनो और चिल्लाना बंद करो। हम लोग सैवेज लैंड गए थे और हमें वहाँ जाके सब पता चला कि ये सब एक म्यूटेंट सौरॉन के लिए किया गया है, उसको छुड़वाने के लिए उन लोगों ने ये किया था, क्योंकि सैवेज लैंड पे कुछ ऐसा हो रहा था जिसको सौरॉन ही रोक सकता था। और हमें वहाँ जाके पता चला कि ये सब क्या हो रहा था। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सौरॉन को हमने पकड़ के दोबारा शील्ड के हवाले कर दिया है। और वैसे भी ये मेरा आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, ये कैप्टन अमेरिका का आइडिया था। वो चाहते थे कि ये टीम दोबारा से बन जाए जैसे कि पहले बनी थी, एक फेट की तरह। तो प्रोफेसर पूछते हैं क्या तुम दोबारा से एवेंजर्स मेंशन बनाओगे? तो आयरन मैन बोलता है नहीं अब मैं वो सब नहीं बनाने वाला, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं और मैं इस तरह से इनको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बस अब हमारे पास एक एवेंजर्स टावर है, हम लोग वहीं पे मिलते हैं, अपनी मीटिंग्स वगैरह सेट करते हैं और अटैक करने का प्लान बनाते हैं, और कुछ नहीं। रीड रिचर्ड पूछते हैं कि शिकागो का क्या हुआ? तो आयरन मैन बोलता है शिकागो का क्या? रीड बोलता है कि हमने डिस्कस करा था ना, तुम भूल गए कि हम शिकागो में भी एक टीम बनाएंगे और एक लॉस एंजलिस में भी, और इस तरह हम लोग जो है पूरे कंट्री के अंदर एक एक टीम बनाएंगे ताकि जब भी कोई हादसा कहीं पे भी हो तब वहाँ पे टीम फ़ौरन पहुँच जाए, ये ना हो कि हर जगह से हम लोगों को ही जाना पड़े। लेकिन आयरन बोलता है लेकिन मैं अभी इस टीम के साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे इस टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे अपने पास ही ज़रूरत है। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि चलो स्टार्क तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी नई टीम के लिए। तो स्टार्क बोलता है हाँ हाँ थैंक यू डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर स्टार्क नेमोर की तरफ देख के बोलता है देखा नेमोर ऐसे बात करते हैं हम बड़े लोग, ऐसे बात करते हैं तमीज़ से, तुम्हारी तरह नहीं कि हर वक्त गुस्से में। नेमोर पूछता है चलो ये बताओ कि तुम्हारी इस न्यू एवेंजर्स की टीम में एग्जैक्टली है कौन कौन? तो आयरन मैन बोलता है इसी के बारे में तो मैं आज तुम लोगों से यहाँ पे बात करने आया हूँ। क्या तुम में से कोई जानता है कि सेंट्री कौन है? क्योंकि हो सकता है कि हमें उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। सो गाइस आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो अभी हमने टीम देखी थी आयरन मैन के साथ, ये इल्यूमिनाटी की टीम थी और ये सारे कॉमिक बुक्स में सबसे पहली बार हमें इसी कॉमिक्स के अंदर नजर आए थे। तो यानी कि आपको अब जब भी कोई पूछे कि आपको इल्यूमिनाटी की टीम कॉमिक्स में सबसे पहले कहाँ नजर आई थी, तो आप बोल सकते हैं कि न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 1 इशू नंबर 7 के अंदर। यहाँ पे हमने सबसे पहली बार इल्यूमिनाटी को देखा था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं मिला कि ये इल्यूमिनाटी है। इसके बाद हमें बहुत सारे वन शॉट्स वगैरह मिले थे जिससे ये बात कंफर्म हुई थी कि ये एक टीम है और ये इल्यूमिनाटी है और ये लोगों से छुप के काम करती है। वो भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता रहूँगा। फिर हम उसके बाद एक शिफ्ट होते हैं एक विलन के पास जो कि व्रेकर के ग्रुप में से था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने कुछ पुराना सामान लेने यहाँ पे आया हुआ होता है, क्योंकि ये एक तरह का क्रिमिनल है तो इसके पास भी कुछ हथियार वगैरह हुआ करते थे। तो यहाँ पे इसलिए वो अपने हथियार ढूंढता हुआ आया है, लेकिन वो पीछे देखता है कि एवेंजर्स की जो नई टीम है वो उसका पीछे करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी होती है। उसमें हम देखते हैं लूक केज, वुल्वरीन, स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमेन को। इससे हमें ये बात पता चल गई है क्योंकि लास्ट इश्यूज़ में हमने देखा था कि कैप्टन और आयरन मैन यही डिसाइड कर रहे थे कि वो लोग वुल्वरीन को अपनी टीम में लें या नहीं लें, क्योंकि वुल्वरीन को आपको पता है कि वो कुछ देखता नहीं है, वो जाता है सीधा सीधा बंदे के सीने में अपने क्लॉज घुसा देता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका ने यही बोला था कि हमारी टीम में अगर तुम्हें रहना है तो नो किलिंग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने वुल्वरीन को टीम में अपनी ले ही लिया है। फिर हम देखते हैं वो टीम जो है उस आदमी से लड़ने की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों के बीच बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं नेवाडा डेजर्ट के अंदर, जहाँ पे हम डायरेक्टर ऑफ शील्ड को देखते हैं यानी कि मारिया हिल को, और उसके साथ पूरी की पूरी यहाँ पे फोर्स आई हुई है और वो बोल रही है कि मैंने उनको देख लिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एवेंजर्स का जेट उतरता है जिसमें से कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन उतर कर आते हैं और वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। आयरन मैन उतरता है और डायरेक्टर हिल की तरफ जाता है, तो डायरेक्टर हिल बोलती है कि मुझे इस बारे में श्योर नहीं है कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आयरन मैन बोलता है ये बात तो मुझे पहले बता चुकी हो, अब अंदर चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। और हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और शील्ड के एजेंट सारे अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि एक कोने के अंदर सेंट्री जो है बिल्कुल छुप के और डर के बैठा हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो किसी किस्म का सुपर हीरो है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। और हम देखते हैं आयरन मैन आगे बढ़ता है कैप्टन अमेरिका के साथ और बोलता है कि मिस्टर रेनॉल्ड हम हैं एवेंजर्स और हम आपसे यहाँ पे कुछ बात करने आए हैं। लेकिन सेंट्री जो है घबराते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका पूछते हैं क्यों, अगर हम यहाँ रुके तो ऐसा क्या हो जाएगा? तो सेंट्री बोलता है कि वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। कैप्टन बोलता है कौन आ जाएगा? तो सेंट्री कैप्टन की तरफ देख के बोलता है कि द वॉइड आ जाएगा। तो आयरन मैन पूछता है वॉइड ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई आदमी है या कोई पावर है? तो सेंट्री चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर लिया, मैंने तुम लोगों को और तुम्हारे दोस्तों को बचाने के लिए अपनी पावर्स इस्तेमाल कर ली। अब वो वॉइड आएगा और इन सबका उल्टा करेगा, क्योंकि मैं जब भी कुछ अच्छा करता हूँ वो उसका बिल्कुल उलट करता है। अब तुम सबको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर छुप के बैठा हूँ और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो आयरन मैन बोलता है कि सेंट्री हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते हो। जब भी मैं अपनी पावर इस्तेमाल करता हूँ जो कि मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की है, तो वो एक पूरी दुनिया पे एक डार्कनेस छा जाती है। वो हमेशा मेरे पास मेरे अटैक करने के लिए आता है और वो मुझे नुकसान पहुँचाने के साथ साथ उनको भी नुकसान पहुँचा देता है जो मेरे साथ होते हैं। और उसी ने मेरी बीवी को भी मार दिया है, उसने मेरी बीवी को मार दिया है और अब वो सबको मारने के लिए आ रहा है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो वो यहाँ पे आ जाएगा और हम सबको मार देगा। तो आयरन मैन पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मिस्टर रेनॉल्ड मेरे पास कुछ है जो आपको देखना चाहिए। और हम देखते हैं जब सेंट्री उसको देखता है तो सेंट्री की आंखें बिल्कुल खुली रह जाती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्री जिस वाइफ की बात कर रहा था कि जो मर चुकी है, हम देखते हैं कि वो वाइफ यहाँ पे ज़िंदा खड़ी हुई है और वो आगे बोलती है कि सेंट्री तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तो नहीं मरी हूँ। लेकिन सेंट्री बोलता है लिंडी
नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, तुम यहाँ पे कैसे हो सकती हो। तो उसकी वाइफ भी रोते हुए पूछती है कि ये तो बॉब ही है, लेकिन आखिरकार इसको हुआ क्या है। तो आयरन मैन बोलता है कि मिस्टर रेनॉल्ड, हम यहाँ पे आपकी मदद करने आए हैं, हम सुनना चाहते हैं कि आपकी स्टोरी क्या है, हम आपके सारे पीसेस को एक साथ जमा करके देखना चाहते हैं कि आपकी स्टोरी में ऐसा क्या हुआ है जो आप ऐसा सब कुछ सोच रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सेंट्री कौन है सर, और प्लीज़ आप हमारी मदद करने की कोशिश तो कीजिए। और हम देखते हैं तभी आयरन मैन अपने साथ एक आदमी को लेकर आता है। तो आयरन मैन बोलता है कि ये हैं पॉल जेंकिंस, और ये जो है एक कॉमिक बुक राइटर हैं, और इन्होंने ही सेंट्री नाम का कैरेक्टर अपनी कॉमिक्स के लिए बनाया था। तो मिस्टर रेनॉल्ड्स, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आप कौन हैं। उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन कॉमिक बुक पेजेस को जो कि सेंट्री के ऊपर लिखे गए हैं, और इसमें हम देखते हैं सेंट्री को स्कल के साथ लड़ते हुए भी, और हम देख रहे हैं कि सेंट्री जो है कभी थॉर के साथ भी लड़ा है, और हम मुख्तलिफ जगहों पे देख रहे हैं कि सेंट्री बहुत सारी चीज़ों से लड़ा गया है, और वो एक बूगी मैन से भी लड़ा गया है। ये बूगी मैन दरअसल द वॉइड ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है सेंट्री बैठ के खुद देख रहा है कि ये सारे कॉमिक बुक्स तो वही हैं जो कि उसकी ज़िंदगी है। तो ये बात जो है सेंट्री को भी अब समझ में नहीं आ रही थी, और वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। ये कॉमिक बुक्स जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में, इस पूरी दुनिया में यही एक चीज़ है जिसके अंदर सेंट्री नाम की कोई भी चीज़ मेंशन है। इसके अलावा हमने ना आपका नाम कभी कहीं देखा, ना किसी के मुंह से सुना। और ये कॉमिक जो है ये आदमी लिखता है जो अभी आपके सामने खड़ा है। वो कॉमिक बुक राइटर भी घबरा जाता है और बोलता है, हाँ मैं लिखता था, लेकिन मैं बहुत साल पहले लिखता था, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, इसीलिए हम इस आदमी को आपके पास लेकर आए हैं ताकि हम लोग मिलकर ये डिस्कस कर सकें। हम आपके स्टोरी के डॉट्स को एक साथ मिलाना चाह रहे हैं ताकि हम देखें कि आपकी स्टोरी जा किस तरफ रही है, क्योंकि हमने आपकी पावर्स को आपको यूज़ करते हुए देखा है, और मैं इतना जानता हूँ कि वो आपकी जो पावर्स थी वो बिल्कुल रियल थी। और इसीलिए हम आपकी वाइफ को भी लेकर आए हैं, जिसके बारे में आपने बोला था कि आपने उसको मार दिया है, लेकिन यहाँ पर आपकी वाइफ जिंदा है। और आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि बॉब रेनॉल्ड्स कौन है, लेकिन हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंट्री कौन है। और हम लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और हम आपकी मदद भी करना चाहते हैं। तो क्या आप हमारी मदद करना चाहेंगे। लेकिन हम देखते हैं सेंट्री अपना सर झुका के बैठा हुआ सिर्फ उस कॉमिक की तरफ ही देख रहा होता है। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं शील्ड हेलिकैरियर के ऊपर एक हफ्ते पहले, और ये हम उसी इशू के ऊपर चले गए जो कि मैंने अपनी लास्ट एपिसोड में किया था, द न्यू एवेंजर्स का ब्रेकआउट एपिसोड 3, जो कि मैंने अपने चैनल पे शेयर करा था। उसके आखिर में आपने देखा था कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इस बात में लगे हुए थे कि वो वुल्वरीन को अपनी टीम में लें या नहीं लें। तो अब हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आयरन मैन जो है वुल्वरीन से पूछ रहा है कि क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन करना पसंद करोगे। लेकिन वुल्वरीन जो है पहले तो साफ साफ तरीके से मना कर देता है और बोलता है कि मैं एक एक्स मैन हूँ और मेरे पास और भी बहुत सारे ज़रूरी काम हैं। तो आयरन मैन बोलता है, तुम्हारे पास ज़रूरी काम है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि कोई तुम स्कूल टाइप टीचर हो, मैं तो समझ रहा था तुम एक वॉरियर टाइप आदमी हो। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैंने एक ज़ीवर से बहुत सारे प्रोमिस करे हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनको तोड़ दूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपनी टीम में लो, क्योंकि मेरे पीछे वैसे ही बहुत सारे दुश्मन लगे हुए हैं और मुझे अपने ही बहुत सारे काम हैं। तो आयरन मैन बोलता है, हाँ मैंने सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम कुछ हाइड्रा के लोगों का पीछा कर रहे हो। वुल्वरीन बोलता है, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चल जाती हैं? आयरन मैन बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मुझे हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। और आयरन मैन उसको मक्खन लगाने की कोशिश करता है और बोलता है कि देखो, तुम्हारे पहले ही बहुत बुरी रेपुटेशन रह चुकी है एक एक्स-मैन की तरह, तुम लोगों को मारते हुए आते हो और ये बात सब जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एवेंजर्स में शामिल करना चाहता हूँ और अपना मेंबर बनाना चाहता हूँ। इससे ये होगा कि दुनिया तुम्हें एक अलग नज़र से देखेगी और तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो क्या बोलते हो, ये चांस लेना तुम्हें ज़रूर चाहिए। वुल्वरीन बोलता है, मेरी किस्मत में ये इज्जत विज्जत कहाँ है यार। आयरन मैन बोलता है, यार मेरी बात का विश्वास करो, तुम कैप्टन अमेरिका के बराबर में खड़े हो जाओ और ज़रा गली के बाहर तो निकलो, फिर देखना लोग तुम्हें कितनी इज्जत वाली नज़र से देखेंगे। लेकिन वुल्वरीन जो है उसकी बातों को बांध नहीं रहा होता और अपनी चला रहा होता है कि मैं एक्स-मैन के साथ हूँ, मैं कैसे एवेंजर्स में भी आ सकता हूँ। आयरन मैन बोलता है, चलो ये सब छोड़ो, बहुत बहस हो गई, मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ और तुम बताओ तुम्हें क्या चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। वुल्वरीन बोलता है, तो तुम मुझे अब रिश्वत दे रहे हो? आयरन मैन बोलता है, नहीं मैं रिश्वत नहीं, मैं तुमसे बिजनेस करना चाह रहा हूँ। और इसी तरह हम दूसरी तरफ वहीं शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे वुल्वरीन और उसकी टीम लड़ रहा है उस ब्रेकर के आदमी से, और हम देखते हैं कि वुल्वरीन बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। और वुल्वरीन हम देखते हैं पिटने के बाद उठ के यही बोलता है कि यार इस बार भी मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सही डिसीजन लिया ही नहीं है। दोबारा हम शिफ्ट होते हैं एरिज़ोना के अंदर सेंट्री के पास, और हम देखते हैं सेंट्री की वाइफ आती है और बोलती है, बॉब तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए? तुम बताओ तुम इतने टाइम से कहाँ थे और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुमने मुझे मार दिया है, और तुम तो बहुत हफ्तों से गायब हो मेरे घर से, तुम आखिरकार थे कहाँ पे? क्या तुम मुझे जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, या तुम सब कुछ भूल चुके हो? लेकिन सेंट्री जो है इस वक्त एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा होता और अपना मुंह झुका के बैठा होता है। सेंट्री बोलता है, हाँ जाहिर सी बात है मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो वो पूछती है, बताओ मैं कौन हूँ? सेंट्री बोलता है कि मैंने तुम्हें मरता हुआ देखा था और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, और ये तुम नहीं हो। तो ये सुन के उसकी वाइफ जो है वो रोने लग जाती है और बोलती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सेंट्री की आंखें चमकती है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें मरता हुआ देखा, और वो भी एक ऐसे पूल के अंदर जो कि तुम्हारे खून से पूरा भरा हुआ था, और तुम्हारी आंखें भी नहीं थी उस वक्त, और तुम्हारा खून हर तरफ बह रहा था। और ये बोलते बोलते जो है सेंट्री एकदम अपने ऊपर से काबू छोड़ देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था, उसने तुम्हें मार दिया था।
और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त लाइट छा जाती है। उसके बाद जब वो लाइट हटती है तो सेंट्री वहाँ से गायब होता है। आयरन मैन बोलता है कि सेंट्री यहाँ से गायब हो गया है, और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वो जो राइटर था वो बेहोश हो गया है, और उसकी बीवी बैठ के रो रही होती है और यही बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे कोई बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ है। यहाँ से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं बॉब रेनॉल्ड्स के पास। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ पे वो बैठ के अपने बिस्तर पे सो रहा है और अपने घर के अंदर है, और वो उठ के जाता है अपने उस डॉग के पास। आपको ये डॉग तो ज़रूर याद होगा अगर आपने सेंट्री का वॉल्यूम 1 देखा होगा। और हम देखते हैं कि वो बैठता है आराम से अपने घर के अंदर और टीवी पे न्यूज़ वगैरह देख रहा होता है। हम देखते हैं कि सेंट्री बैठे बैठे टीवी देखते देखते सो जाता है, और टीवी में हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट जो कि एक्स मैन की एक मेंबर हैं वो आती है टीवी और उससे बात करने की कोशिश करती है टीवी के ज़रिए। और वो बोलती है कि रॉबर्ट ये टाइम आ गया है, अब तुम्हें उठना होगा, अब तुम बहुत सो चुके हो। रॉबर्ट नींद में से उठता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है और वो टीवी में से कैसे बात कर रही है। तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि रॉबर्ट मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ पे तुम्हें कोई हर्ट करना नहीं चाहता है, हम सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं और तुम अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो, और तुम इस वक्त बहुत डेंजरस प्लेस के अंदर हो। मेरा नाम एमा फ्रॉस्ट है। और एमा फ्रॉस्ट बताती कि मैं असल में यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी साइचिक प्रोजेक्शन है और ये तुम्हारे दिमाग के अंदर है, और मैं तुम्हारे लिए उतना आसान बनाना चाहती हूँ जितना आसान तुम उसको समझ सके। सेंट्री बोलता है मेरे लिए तुम क्या आसान बनाना चाहती हो। तो एमा टीवी में से बोलती है कि रॉबर्ट अब वक्त आ गया है, अब तुम निकल के बाहर आओ। और हम देखते हैं रॉबर्ट घर का दरवाज़ा खोलता है और बाहर आके उसकी आंखें चौंक जाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी सुपर हीरोज़ हैं सब यहाँ पे खड़े हुए सेंट्री का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम नेमोर को देख सकते हैं, फैंटास्टिक फोर को देख सकते हैं, शील्ड के एजेंट्स देख सकते हैं, कैप्टन अमेरिका और उनकी न्यू एवेंजर्स टीम को देख सकते हैं, एक्स मैन को भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि हम इन ह्यूमंस और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी साथ देख रहे हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है कि इतने सारे हीरोज़ एक ऐसे आदमी से मिलने आए हैं जिसको अपने बारे में ही नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं सेंट्री बाहर आके अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है नहीं 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 नहीं, ये देखो तुमने क्या कर दिया, वो आ रहा है, अब तो वो आ रहा है और अब तुम में से कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। मैंने तुम लोगों को मना करा था कि तुम लोग मेरे पास नहीं आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। वो जो है वो इसी बात का इंतजार कर रहा था जब से। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि रेनॉल्ड्स तुम किस बारे में बात कर रहे हो और कौन आ रहा है, हमें सही से बताओ। तो रेनॉल्ड्स रोते हुए बोलता है कि वॉइड आ रहा है, वॉइड आ चुका है बल्कि, और अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसको रोकने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।